हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे असाइनमेंट का सब्जेक्ट कोड है BHDLA 136 स्तरीय कार्य। ये असाइनमेंट जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है 2022 और 2023 में उनके लिए है। ये असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, खंड का, खंड खा और खंड गा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शब्द निर्माण और शब्द रचना का वर्णन करें। शब्द रचना हम स्वभावतः भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक काम चलाना चाहते हैं। अतः शब्दों के प्रारंभ अथवा अंत में कुछ जोड़कर अथवा उनकी मात्राओं या स्वर में कुछ परिवर्तन करके नवीन से नवीन अर्थ बोध कराना चाहते हैं। कभी कभी दो अथवा अधिक शब्दांशों को जोड़कर नए अर्थ बोध को स्वीकारते हैं। इस तरह एक शब्द से कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं उसे शब्द रचना कहते हैं। शब्द रचना का आशय नए शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्द गठन से है। हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ और यौगिक। शब्द रचना की दृष्टि से केवल यौगिक शब्दावली का अध्ययन किया जाता है। यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों की रचना होती है। शब्द रचना प्राय 4 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति पद्धति। इस पद्धति में मूल शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे लिख, मूल धातु में अक प्रत्यय लगाने से लेखक शब्द और उ और सु उपसर्ग लगाने से सुलेख शब्द बनता है। इसी प्रकार हार शब्द से सम उपसर्ग लगाने से संहार और ई प्रत्यय लगाने से संहारी शब्द बनता है। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग करके भी नया शब्द बनता है। जैसे प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, प्रागैतिहासिक। हिंदी में इस पद्धति से हजारों शब्द की रचना होती है। दूसरा, संधि व समास पद्धति। इस पद्धति में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे पद से च्युत पच्युत, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, रात और दिन, रात दिन आदि शब्द इसी प्रकार बनते हैं। शब्दों में संधि करने से भी इस प्रकार शब्द रचना होती है। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, मन प्लस हर, मनोहर आदि। तीसरा, शब्दावर्ती पद्धति। कभी कभी शब्दों की आवृत्ति करने या वास्तविक या कल्पित ध्वनि का अनुकरण करने से भी नए शब्द बनते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, खटखट, फटाफट, गड़गड़ाहट, सरसराहट आदि। चौथा, वर्ण विपर्यय पद्धति। वर्णों या अक्षरों का उलट फेर प्रयोग करने से भी नए शब्द बन जाते हैं। जैसे जानवर से जिनावर, अंगुली से उंगली, पागल से पगला आदि। प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। मूल शब्दों के कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ये शब्द निर्माण 3 प्रकार से होते हैं। पहला उपसर्ग द्वारा, दूसरा प्रत्यय द्वारा, तीसरा समास द्वारा। प्रत्यय सफिक्स। एक नए शब्दों की रचना में प्रत्यय अहम भूमिका निभाते हैं। ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ को नया रूप देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दूध वाला, गर्माहट आदि। हिंदी भाषा में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया के मूल रूप के पीछे लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू आदि। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देव प्लस तव, देवत्व आदि। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र अर्थक क्रियाएं ही शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण में निर्मित शब्द ना, नहीं व और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। एक से ज़्यादा शब्द मिलकर पद बनते हैं और पद मिलकर वाक्य बनते हैं। शब्द रचना और आशय शब्द निर्माण से है। शब्दों का निर्माण मुख्यतः
4 प्रकार से होता है। समास पद्धति दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास पद्धति कहते हैं। इसमें शब्दों में संधि करके या समास करके नए शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण: आजीवन, भरपेट, रातों रात, प्रतिदिन, बेशक, निडर, निसंदेह, प्रतिवर्ष आदि। व्युत्पत्ति पद्धति। हिंदी में बहुत से मूल शब्द हैं। उन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय आदि लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द रचना के इस प्रकार को व्युत्पत्ति पद्धति कहते हैं। शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द से पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग उप, समीप प्लस सर्ग सृष्टि करना का अर्थ है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उदाहरण: प्रहार, प्र प्लस हार, उपकार, उप प्लस कार, आहार, आ प्लस हार। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः या आलू शब्दांश प्रत्यय है। तीसरा, वर्ण विपर्यय पद्धति। भाषा विज्ञान के अनुसार वर्ण या अक्षर को आगे पीछे कर देने या उलटफेर करने से नए शब्द बन जाते हैं। इसे वर्ण विपर्यय पद्धति कहते हैं। जैसे पगला या पागल, जानवर या जनावर। चौथा, अर्थ परिवर्तन पद्धति। अन्य भाषाओं से शब्द लेकर नए अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए जब नए शब्द बनाए जाते हैं तो उसे अर्थ परिवर्तन पद्धति कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। व्युत्पत्ति पद्धति से हिंदी के मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। इस पद्धति से अनेक नए शब्दों का निर्माण होता है तथा हिंदी के शब्द भंडार में इसे पर्याप्त समृद्धि आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का वर्णन कीजिए। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता, जानने वाले दोस्तों या सगे संबंधियों के लिए लिखा जाता है। ये पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों व सूचनाओं को अपने प्रियजनों को भेजते हैं। इन पत्रों में भाषा बहुत ही सरल, सिंपल, सहज होती है। अनौपचारिक पत्र में हालचाल पूछने या उन्हें निमंत्रण भेजने, धन्यवाद देने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। वहीं इस तरह के पत्रों में शब्द की संख्या लिखने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। औपचारिक पत्र, ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक परिवर्तन होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी पत्र की तरह अंग्रेजी में एक अनौपचारिक पत्र लिखने का एक प्रारूप है। एक औपचारिक पत्र के विपरीत एक अनौपचारिक पत्र में कुछ विशिष्ट बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आसान, संवादी शैली में लिखा जा सकता है। वह एक दोस्ताना चैट की प्रकृति में है, इसलिए इसमें कई तरह के विषय शामिल हो सकते हैं। इसमें वह सब कुछ हो सकता है जिसके बारे में आप अपने प्रिय को बताना चाहते हैं। औपचारिक पत्रों के विपरीत आप बोलचाल के भावों का उपयोग कर सकते हैं। प्रभावशाली अनौपचारिक पत्र लिखने से सक्षम होने के लिए आप कुछ आसान दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं। पता और तारीख। अगर आप सोच रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखना कैसे शुरू किया जाए तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। अपने अनौपचारिक पत्र प्रारूप को सही करने के लिए आपको इस प्रेषक के पते से शुरू करना होगा। पता कागज के बाईं ओर लिखा गया है। यह आवश्यक है कि आप पूरा पता लिखें ताकि प्राप्तकर्ता आपको वापस लिख सके। तो देखिए कि आप पिन कोड के साथ सही पता दें। यदि आप किसी दूसरे देश में किसी को लिख रहे हैं तो अपने देश के पते में शामिल करना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए 29 NBC गार्डन, कोयम्बटूर। इसके बाद तारीख आती है। तारीख लिखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्राप्तकर्ता को ये जानने में मदद मिलेगी कि आपने वास्तव में पत्र कब लिखा था। आप निम्न में से किसी भी प्रारूप में दिनांक लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अभिवादन, नमस्कार के रूप मित्रों और परिवार को अनौपचारिक पत्रों में आप उन्हें डियर, माय डियर, डियरेस्ट आदि जैसे अर्हक
शब्दों से पहले उनके नामों से संबोधित कर सकते हैं। आप उन्हें उनके पालतू नामों से भी संबोधित कर सकते हैं, जैसे डियरेस्ट रोज़ी, डियर एंडी, माय डियर स्वीटी, या आपके साथ उनके रिश्ते से प्रिय अंकल, सबसे प्यारी दादी, मेरे प्यारे चचेरे भाई। यदि आप एक सामान्य मित्र को लिख रहे हैं तो आपसे उम्र में बड़ा है या उच्च रैंक का है तो मिस्टर, मिसेस, मिस आदि जैसे उपसर्गों का उपयोग करना सम्मानजनक है। उदाहरण के लिए डियर मिस्टर रेड्डी। पत्र का परिचय और मुख्य भाग। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द आपके पत्र की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। आप अपने अनौपचारिक पत्र की शुरुआत एक परिचय के साथ कर सकते हैं ताकि जिस विषय पर चर्चा की जा रही है उसका स्वर सेट किया जा सके। आप प्राप्तकर्ता के स्वास्थ्य और भलाई के बारे में पूछताछ करके शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे आशा है कि मेरा ये पत्र आपको सबसे अच्छे स्वास्थ्य में मिलेगा। फिर आप पत्र के पीछे के कारण की व्याख्या कर सकते हैं और औपचारिक पत्रों के विपरीत जितना चाहे उतना विस्तृत विवरण प्रदान कर सकते हैं। पत्र निबंध की तुलना में एक दोस्ताना चैट की तरह अधिक हो सकता है। आप बहुत ही आकस्मिक और व्यक्तिगत स्वर में लिख सकते हैं। यदि आप किसी बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं तो अपमानजनक शब्दों या वाक्यों का प्रयोग ना करें। निष्कर्ष, अनौपचारिक पत्र को मित्रवत नोट पर समाप्त करें। शब्दों का प्रयोग इस तरह से करें कि प्राप्तकर्ता को लगे कि उन्होंने आपके साथ चैट करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया है। इस बात का ध्यान रखें कि आप सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें ये बता दिया है कि आप अपने पत्र पर उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदस्यता हस्ताक्षर के रूप। आपके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित का प्रयोग कर सकते हैं। आपका प्यार से, आपका प्यारा दोस्त, प्यार से आदि। आपके नाम के बाद ज़्यादातर आपका पहला नाम। यदि आप किसी करीबी परिचित को लिख रहे हैं तो जिसे आपने प्रिय, श्रीमान, श्रीमती इत्यादि के रूप में संबोधित किया है तो आप ईमानदारी से, दयालु संबंध और आदि का उपयोग कर सकते हैं। दो लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, कोई निजी जान पहचान नहीं होती, तो ऐसे संबंधों को औपचारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पुस्तकें मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं तब आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध औपचारिक है। उसे आप किसी निश्चित उद्देश्य से पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार जब आप बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं या सफाई अधिकारी को पत्र लिखते हैं तब भी आपका पत्र लिखने का कोई खास उद्देश्य होता है। ऐसी स्थिति में पत्र पाने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, वह पद अधिकारी महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में आप किसी सूचना, समस्या या अन्य किसी मुद्दे को लेकर इन्हें पत्र लिखते हैं और सिर्फ उसी विषय पर बात करते हैं। ये औपचारिक पत्र या तो कार्यालय के कामकाज के संबंधित होते हैं या व्यावसायिक होते हैं। दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनी को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों का संबंध व्यक्ति के व्यवसाय से होता है। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालय पत्र कहते हैं। किसी कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय को भेजे गए पत्र भी किसी कोटि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या कीजिए। अनुवाद शब्द संस्कृत या यौगिक शब्द है जो अनु, उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वद धातु में गण प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ होता है कहने की क्रिया या कही हुई बात। अनु, उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहित होता है। वाद में यह अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाले शब्द अनुवाद का अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुनः कहना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पुनः कथन में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। हिंदी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं छाया, टीका, उल्था, भाषांतर आदि। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के समानांतर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं भाषांतर, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, तर्जुमा, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, विवर्तन, तर्जुमा, मलयालम, मोशियक, चन्यू, तमिल, अनुवादम, तेलुगु, अनुवाद, संस्कृत, हिंदी, असमिया,
असमिया, बांग्ला, कन्नड़, ओडिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवाद के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की भांति लैटिन के ट्रांस तथा लेशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिंदु स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज है, तो दूसरा स्थान बिंदु लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज है, और ले जाने वाले वस्तु मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। संस्कृत में अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया गया है। संस्कृत में वद धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। वद का अर्थ है बोलना। वद धातु में अ प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद, जिसका अर्थ है कहने की क्रिया या कही हुई बात। वाद में अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है, जिसका अर्थ है प्राप्त कथन और पुनः कहना। इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियमसन ने अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद ही अनुवाद शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति में के संदर्भ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी लेखन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। स्कूल में अनुभव कुछ लोगों को इस धारणा के साथ छोड़ देते हैं कि अच्छा लेखन का मतलब है कि ऐसा लिखना जिसमें कोई गलती ना हो, यानी नहीं त्रुटियों का व्याकरण, विराम, चरणीय, वर्तनी। हालांकि अच्छा लेखन बहुत अधिक है, सही बात लिख रहे हैं। अच्छा लेखन अपने इच्छित दर्शकों के रुचियों का और ज़रूरतों का पर प्रतिक्रिया करता है, और साथ ही लेखक के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व लेखक की आवाज़ को दर्शाता है। अच्छा लेखन अक्सर अभ्यास और कड़ी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि यह प्रतिभा है। आपको यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि अच्छी तरह से लिखने की क्षमता आवश्यक रूप से एक उपहार नहीं है जो कुछ लोगों के साथ पैदा हुई है, और ना ही कुछ के लिए विशेष अधिकार बढ़ाया गया है। यदि आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने लेखन में सुधार कर सकते हैं। स्कूल के लिए टर्म पेपर या निबंध लिखते समय या आपको एक पेशेवर लेखक के रूप में एक कैरियर पर जाना चाहिए। क्या ये तकनीकी लेखक, पत्रकार, कॉपीराइटर या भाषण लेखक, यदि आप प्रभावी लेखन के लिए इन स्थापित नियमों का पालन करते हैं तो आपको किसी भी कार्य के लिए कम से कम उत्कृष्ट प्रदर्शन करने या सक्षम होने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा लेखन एक है स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य। यह एक बनाता है निश्चित बिंदु। यह उस बिंदु का समर्थन करता है, साथ में विशिष्ट जानकारी स्पष्ट रूप से है जुड़े तथा व्यवस्था की। शब्द उपयुक्त हैं और वाक्य कर रहे हैं, संक्षिप्त, जोरदार तथा सही बात। जबकि उचित व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह का समझ रखने से आप एक अच्छे लेखक नहीं बन पाएंगे। इन मूल बातों के लिए अधिक आवश्यक है अधिकांश अन्य शैलियों की तुलना में अकादमिक और व्यवसायिक लेखन। हालांकि विज्ञापन अक्सर रचनात्मक और गैर कल्पना का एक जिज्ञासु संकर है लिख रहे हैं। अकादमिक या पेशेवर लेखन बनाने की चाल जो कोई व्यक्ति वास्तव में पढ़ना चाहेगा वह यह है कि अपनी आवाज़ के साथ पूर्वोक्त अनिवार्यताओं को संतुलित करें। अपने लेखन के बारे में सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे एक में आपने हिस्से के रूप में अकादमिक बातचीत। आपका काम उस जानकारी की व्याख्या करना है जिसे आप स्पष्ट और आसानी से समझने वाले तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ये कल्पना करने में मदद करता है कि आप लिखने के बजाय बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक लेखन से क्या अभिप्राय है? लेखन एक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 4 अलग अलग चरण शामिल है। अधिलेखन, प्रारूपण, संशोधन और संपादन। ये एक रिकर्सिव प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। जब आप संशोधन कर रहे हैं तो आपको अपने विचारों को विकसित और विस्तारित करने के लिए अधिलेखन चरण में वापस लौटना पड़ सकता है। आप लेखन शुरू करने के लिए तैयार
अरे कमीना तो। आप लेखन शुरू करने के लिए तैयार हो लिख रहे हैं। अब आपकी योजना है और आप लेखन शुरू करने के लिए तैयार है। संशोधन, आपकी कहानी इस स्तर के दौरान एक महान सौदा बदल सकती है। संपादन, आपने अपनी कहानी को व्यवस्थित कर दिया है। प्रकाशन, लेखन प्रक्रिया के 4 प्रमुख कदम हैं: प्रीलिखिंग, मसौदा, संशोधन और संपादन। प्रेरणा, हमें तुरंत एक चीज़ मिलनी चाहिए। यदि आप लिखने के लिए प्रेरणा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो आप कभी भी कुछ भी लिख नहीं पा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स लेखन से क्या अभिप्राय है? विस्तृत वर्णन कीजिए। सच तो ये है कि नोट्स बनाना केवल बिखरे हुए तथ्य को एक जगह समेट देना भर नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत कहीं आगे की बात भी होती है। अगर कोई सही से नोट्स बना रहे हैं तो उसे यह मानकर चलना चाहिए कि बनाने के दौरान उसे एक जबरदस्त वैचारिक उत्तेजन से गुजरना पड़ेगा। नोट्स बनाते समय हम केवल पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उन पर विचार भी करते हैं। पहले तो हम अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन पर विचार करते हैं कि इनमें से कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, कौन सा तथ्य दूसरे से नहीं है। जो इसमें हैं उन पर निशान लगाते हैं कि हमें ये सामग्री अपने नोट्स में ले जाना है। मान लीजिए कि आप 4 किताबों से पढ़ रहे हैं, तो चारों को पढ़ने के बाद आप मन ही मन उन चारों किताबों के बारे में एक साथ विचार करते हैं, ताकि वे घुल मिलकर एक बन सकें और आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर, उनकी एक बनावट तैयार हो सके। तब कहीं जाकर लिखने की शुरुआत की जाती है। जब लिखने का दौर आता है तब आपका मानसिक संकट और भी बढ़ जाता है। वैचारिक उत्तेजना के क्षण होते हैं और उस वैचारिक उत्तेजना में ही हमें ये सोचना पड़ता है कि वे तथ्य किस किताब में है और तथ्य किस किताब में। वहाँ से ले करके हम नोट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल पढ़ा ही नहीं जाता, पढ़े हुए को केवल समेटना ही नहीं जाता है, बल्कि पढ़े हुए को मथा भी जाता है और मथने के बाद जो अलग अलग हैं उन्हें एक जैसा बनाकर उतारा जाता है। सच पूछिए तो यह दौर बहुत दुखदायी होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर स्टूडेंट नोट्स बनाने से घबराते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अगर बने बनाए नोट्स मिल जाए तो इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से वे ये नहीं समझ पाते कि इससे कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तथ्यों का बिखराव था वह आपको एक जगह पर सिमटा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो उससे वास्तविक फ़ायदा होनी चाहिए वो फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। अलग अलग किताबों से पढ़ने के बाद जब आप लिखना होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, लिखने का यह दौर भी बहुत द्वंद्वपूर्ण होता है। ये द्वंद्व कई स्तरों पर होता है। कौन सी सामग्री है, इससे तो दिमाग को जूझना ही पड़ता है। साथ ही इस बात से भी जूझना पड़ता है कि उस सामग्री को यहाँ किस तरीके से लिखा जाए। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। यह तो हम वहाँ की सामग्री को ज्यों का त्यों यहाँ टीप दें, यानी कि ज्यों का त्यों उतार दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है वहाँ की सामग्री को समझकर फिर हम अपनी भाषा में लिखें। सही नोट्स वह होंगे जो हम अपनी भाषा में लिखेंगे। यदि हम अलग अलग किताबों से ज्यों का त्यों उतारेंगे तो भाषा की जो एक रूपता है वह खत्म हो जाएगी। हर लेखक की अपनी अपनी भाषा होती है और यदि भाषा की एक रूपता खत्म हो गई तो सामग्री में जो लयात्मकता होनी चाहिए वह बंधित हो जाएगी। फिर पढ़ने का मज़ा कम हो जाएगा और अगर पढ़ने का मज़ा कम हो गया, उसकी लयात्मकता कम हो गई, तो मानकर चलें कि दिमाग की ग्रहण शक्ति भी उसी के अनुकूल कम हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़े गए तथ्यों को अपनी भाषा में लिखें। ये इसका अगला बहुत बड़ा लाभ है। इससे हमारे दिमाग को भाषा के स्तर पर सोचने का अभ्यास पड़ता है। उसे अवसर मिलता है कि वह अपनी भाषा विकसित कर सके और फिर अपने विचारों को कापी में पन्ने पर उतार भी सके। कुल मिलाकर यह है कि मजबूरी में ही सही यहाँ एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। अन्यथा सच पूछिए तो जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते तो लिखने का मौका आता ही नहीं, सिवाय परीक्षा हॉल में लिखने के लिए। नोट्स हमें वह अवसर उपलब्ध करा देते हैं।
पता नहीं आपको लगता है या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि यदि मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं तो मुझे अपने उन नोट्स में एक भावनात्मक लगाव हो जाएगा, उससे एक अलग ही किस्म का जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरा श्रम शामिल है। इसलिए मुझे उससे कुछ अतिरिक्त मोहब्बत हो जाएगी, और मैं यह मानता हूँ कि हम जिससे हमारा जुड़ाव हो जाता है वह हमारे अधिक निकट आ जाता है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि किसी नोट्स के साथ ऐसा किसी की कैसे हो सकता है। पत्थर के साथ हो जाता है, मिट्टी के साथ हो जाता है, पेड़ के साथ हो जाता है, और ये मिट्टी, ये पत्थर, ये पेड़ वे हैं जिनके लिए हमने कुछ नहीं किया है, केवल यही कि हम उनके साथ रह रहे हैं बस। लेकिन नोट्स के साथ तो हम जुड़े हैं, इसमें तो हमारी रचनात्मक शामिल है, इसके लिए हमने वक्त दिया है। तो ऐसे के साथ जुड़ जाना तो एक बहुत ही स्वाभाविकता बात है। फिर सीधी सी बात है कि यदि आप किसी से जुड़ जाते हैं तो वह आपको अपना लगने लगता है, और जब अपना लगने लगता है तो उसकी द्रुहता, उसकी कठिनता, उसकी जटिलताएं सब गायब हो जाती है। वह चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। नोट्स के साथ ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद आपका ये अनुभव रहा हो कि आपने किसी एक टॉपिक पर नोट्स तैयार किए थे, उसी टॉपिक पर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। जबकि आप उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपने जो नोट्स तैयार किए थे उसके बिंब आपके दिमाग में उभरने लगे हैं। यहाँ तक कि जब आप अपने नोट्स के एक पूरे पृष्ठ को कॉपी में लिख चुके हैं तो आपका दिमाग आपकी सुविधा के लिए धीरे से आपके नोट्स के पन्ने को पलट देता है, और आप परीक्षा की कॉपी में उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। इससे उसी उत्तर को लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, क्योंकि आपके दिमाग की गति को आपके नोट्स के ने सहारा देकर तेज कर दिया है। आप बहुत तेज़ी के साथ लिखेंगे, बशर्ते कि नोट्स से प्रश्न पूछ लिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट लेखन का वर्णन कीजिए। अनुसंधान अध्ययनों के अक्सर समस्या का एक बयान और उद्देश्य का एक बयान होता है। उदाहरण के लिए एक अचल संपत्ति मूल्यांकन एक ग्राहक को उसके बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक इमारत को स्वीकार करने के अनुरोध को स्वीकार करता है। समस्या संपत्ति के लिए उचित बाजार मूल्य पर पहुंचने की है। हालांकि मूल्यांकन का उद्देश्य संरचना में जोड़ने की अव्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए या संरचना को ध्वस्त करने की वित्तीय संभावना का आकलन करने और कुछ और खड़ा करने के लिए क्षण के लिए एक मूल्य स्थापित करना हो सकता है। इस प्रकार उद्देश्य को यह निर्धारित करने में हो सकता है कि किसी उत्तर पर पहुंचने में किन तत्वों पर विचार किया जाए। एक बार जब आप कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछते हैं और समस्या को निर्धारित करते हैं तो आप उद्देश्य का एक स्पष्ट विवरण लिखने के लिए तैयार हैं, जो रिपोर्ट के उद्देश्य को परिभाषित करता है। समस्या के बयान के विपरीत, जो केवल सही परिभाषित करता है जो आप जांच करने जा रहे हैं, उद्देश्य का बयान यह परिभाषित करता है कि रिपोर्ट का क्या पूरा करना चाहिए। एक सूचनात्मक रिपोर्ट के मामले में आप यह कहकर अपना उद्देश्य बता सकते हैं कि उद्देश्य हमारे कार्यालय के सहायक कर्मचारियों के वेतन की जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि वह स्थानीय बैंकों में कार्यालय सहायक कर्मचारियों के वेतन के साथ प्रतिस्पर्धात्मक और सुसंगत है। एक बार जब आप समस्या को परिभाषित कर लेते हैं और अध्ययन के उद्देश्य को स्थापित करते हैं तो आप अपनी जांच शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा करने के लिए आपको उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जिनकी जांच की आवश्यकता है। इसे तोड़कर किया जाता है उद्देश्य इसके संबंधित पहलुओं में। मान लें कि आपको 3 वैकल्पिक मॉडल अल्फा, बीटा और गामा से एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का चयन करने के लिए कहा जाता है। आपके अध्ययन का उद्देश्य कंप्यूटर का चयन करना है जो एक छोटे से कार्यालय की रिकॉर्ड कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सबसे उपयुक्त पीसी चुनने के लिए आपको स्पष्ट रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों की जांच करने की आवश्यकता है। कार्यालय की आवश्यकताएं, प्रत्येक पीसी की क्षमताओं और लागत शामिल है। यहाँ तक कि आपको प्रत्येक पीसी को व्यक्तिगत रूप से आजमाना होगा या पीसी की कोशिश करने की कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को प्राप्त करना होगा और आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। विभिन्न प्रकार के अनुसंधान स्पष्ट रूप से शामिल है। बेशक समस्या
समस्या और उद्देश्य जितना अधिक जटिल होगा, क्षेत्रों की संख्या उतनी ही अधिक होगी जिनकी जांच की आवश्यकता है। समस्या की जांच और समाधान करना हालांकि कार्य का केवल एक हिस्सा है, जब आपको इस दर्शकों के सामने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली में से क्या अभिप्राय है? वार्तालाप उन नियमों और प्रक्रियाओं को भी प्रतिबिंबित करता है जो आमने सामने मुठभेड़ों और को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ बोली जाने वाली भाषा के उपयोग से उत्पन्न बाधाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। यह मोड की प्रकृति, विषयों की भूमिका, स्पीकरों को परेशान करने की समस्या में कैसे देखता है, साथ ही साथ वाक्य विन्यास और बातचीत के भाषण के रजिस्टर, वार्तालाप की शैली तथा ये अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है, जिसमें अपनी याददाश्त को मामूली उपाख्यानों, निजी घटनाओं और व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ संग्रहित किया है। शायद ही कभी आपने दर्शकों को अनुकूल बनाने में असफल रहता है। लगभग हर आदमी समकालीन इतिहास की उत्सुकता से सुनता है। लगभग हर व्यक्ति के पास एक प्रसिद्ध चरित्र के साथ कुछ असली या काल्पनिक संबंध होता है। कुछ बढ़ते नाम को अग्रिम या विरोध करने की इच्छा रखते हैं। हर कोई अपने आप को समाज के रूप में खुद के रूप में स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि वार्तालाप में चमकने का सबसे अधिक लक्ष्य उनके निशान को ख़त्म कर देता है। हालांकि एक आदमी सफल होता है, उसे नहीं करना चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है, पूरी बात को गड़बड़ाना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि बातचीत के बहुत सार को नष्ट कर देता है। जो एक साथ बात कर रहा है, विलियम काउपर वार्तालाप पर 1756 विनम्र बातचीत भाषण निसंदेह एक मूल्यवान उपहार है, लेकिन साथ ही ये एक उपहार है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। विनम्र वार्तालाप के रूप में क्या माना जाता है? मुझे लगता है इस तरह के दुरुपयोग, शराब, अफीम, चाय सभी बहुत ही उत्कृष्ट हैं चीज़ें अपने रास्ते में, लेकिन लगातार शराब एक निरंतर अफीम या प्राप्त करने के लिए महासागर की तरह चाय की ब्रह्मासी बहती नदी की कल्पना करें। ये वार्तालाप पर मेरा उत्पत्ति है, इसकी निरंतरता आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति एक गहरी अध्ययन पद्धति है। इसके अंतर्गत एक इकाई विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास होता है। व्यक्तित्व अध्ययन विधि सामाजिक अनुसंधान की प्राचीन पद्धति है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व अध्ययन का अर्थ है व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन अध्ययन से संबंधित है। इस पद्धति में किसी एक इकाई को लेकर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। गुदेएवन के शब्दों में, व्यक्तित्व अध्ययन सामाजिक तत्वों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिसके अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मा, प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है। इन सिन पाओ संघ के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शोधकर्ता अपनी क्षमताओं और विधियों का प्रयोग करता है। और यहीं पर हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर असाइनमेंट का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो भी आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है नंबर। थैंक यू।